हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने जाना कि पुष्प पौधे का जनन अंग है। लेकिन क्या आपने सोचा फूल के अंदर जो पीला सा पाउडर होता है, क्या वही नया पौधा बनने की शुरुआत करता है? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे किसमें? आज के लेक्चर में। पुंकेसर के भाग होते परागकोश एवं सूक्ष्म वीर्याणुधानी। आज इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज कौन सा लेक्चर? लेक्चर 2 है। पुंकेसर की संरचना पढ़ेंगे, परागकोश की संरचना पढ़ेंगे, सूक्ष्म वीर्याणुधानी क्या है, परागकोश के 4 कक्ष पढ़ेंगे और यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या एक छोटे से परागकण से पौधा बन सकता है? कैसे? स्टेमन यानी पुंकेसर के बाद आता है एंथर यानी परागकोश, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसका मतलब होता है सूक्ष्म बीजाणुधानी। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। पुंकेसर, परागकोश, सूक्ष्म बीजाणुधानी, परागकोश की संरचना और 4 परतें यानी परागकोश की संरचना की 4 परतें। टेपिटम फूल पुष्प यानी फूल पौधे का क्या है? नर जनन अंग है। फूल क्या है? पौधे का नर जनन अंग है। पुंकेसर यानी स्टामेन। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर जनन अंग है। जिस भाग में परागकण बनते हैं उसे पुंकेसर कहते हैं। जिस भाग में पुष्प के जिस भाग में परागकण बनते हैं उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को परागकोश और नीचे वाले भाग को हम फिलामेंट यानी तंतु कहते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहा पुंकेसर का संरचना। क्या रही? पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर की संरचना में आप देखेंगे ये जो है ये क्या है? ये परागकोश जहाँ पर परागकण बनते हैं, यह परागकोश। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है और स्त्री कैंसर का होता है उसका मादा जनन अंग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो गया? ये संयोजी ऊतक है और इसे ये जो दोनों पटल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो 2 पटल हैं इन्हें हम परागकोश कहते हैं। इन्हीं में परागकण बनते हैं। पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना तो परागकोश और तंतु, जिसे हमने आपको बता भी चुके हैं कि पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना परागकोश और तंतु। ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट का ये चित्र है। परागकोश के अनुप्रस्थ काट का यहाँ जो लेयर बताई गई है 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर। एपिडाइमिस, एंडोथीसियम, मध्य परत जिसे मिडिल लेयर और टिपिटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिपिटम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागकण ये जो है ये परागकण है। ये क्या है? ये परागकण है और इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। कार्य क्या है? परागकोश में परागकण बनते हैं। पुष्प में पुंकेसर की संख्या 1 या अनेक हो सकती है। प्रत्येक परागकोश में 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 बीजाणुधानी होती हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे है, यदि एक लोब में 2 बीजाणुधानी यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी है तो 2 लोब में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानी होंगी? फिर से सुनेंगे। यदि एक लोब में 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी है तो 2 लोब में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानी होंगी? जल्दी से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही। कितनी होंगी? 4 होंगी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पुंकेसर के भाग। ये पुंकेसर के भाग पहले ही आपको हम बता चुके हैं।
पुंकेसर के भाग फिर से एक बार रिकॉल करेंगे इन्हें। ये क्या है? परागकोश। ये जो पूरा है ये परागकोश है। इसमें जो ये है इसे क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। ये जो है इसे क्या कहते हैं? तंतु। जिस पर यह है उसे तंतु कहते हैं। ये क्या है? ये है परागकण। इसकी जो अंदर वाली ये लेयर है, ये अंदर वाली, इसे हम कहते हैं टिपिटम, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाहर आती है मिडिल लेयर। इसके बाहर क्या आती है? मिडिल लेयर। फिर इसके ऊपर एक होती है इंडोथीसियम। ये सब क्या करते हैं? परागकण को बनने में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। इसके सबसे बाहरी क्या कहते हैं? एपिडाइमिस। इसके सबसे बाहरी जो लेयर है ये वाली, इसे क्या कहते हैं? एपिडाइमिस। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। परागकोश। क्या पढ़ेंगे हम? परागकोश। परागकोश वह भाग है जिसमें परागकण बनते हैं। परागकोश वह भाग है जिसमें परागकण बनते हैं। ये द्विविखंडी होता है। प्रत्येक खंड में 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी होती है और कुल 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं। यह विवरण एनसीईआरटी में द्विखंडी परागकोश तथा प्रत्येक खंड में 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी के रूप में दिया भी गया है। यदि आपको बोर्ड में पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण लेयर कौन सी है, तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे टिपिटम। यानी सबसे जो महत्वपूर्ण लेयर है वो टिपिटम है, क्योंकि यह विकसित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अगर टिपिटम हटा दें तो क्या होगा? उत्तर दें जल्दी से। अगर टिपिटम हटा दें तो क्या होगा? परागकणों का पोषण नहीं होगा, इसलिए उसका विकास प्रभावित होगा। तो क्या है? आप याद रखेंगे टिपिटम जो है एक क्या है? महत्वपूर्ण लेयर है। ये रही परागकोश की संरचना। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है जिसमें परागकण बनते हैं। परागकोश क्या है? पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है जिसमें परागकण बनते हैं। बाहरी भित्ति को हम क्या कहते हैं? एपिडाइमिस। ये बाहर से पोषण प्रदान करती है, इसे एपिडाइमिस कहते हैं। इसके ऊपर जो आती है उसे क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। फिर उसके ऊपर जो आती है मिडिल लेयर, इसे मध्य परत भी कहते हैं। टिपिटम जो सबसे अंदर होती है, ये जो सबसे अंदर होती है उससे क्या कहते हैं? टिपिटम। यह आप याद करते जाएंगे। परागकण निर्माण की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश फूल के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप यह याद करते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सूक्ष्म बीजाणुधानी। आसान भाषा में यही पर परागकण बनते हैं, यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी में ही परागकण बनते हैं। साइंटिफिक पॉइंट इसे पोलन सैक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोलन सैक भी कहते हैं। सूक्ष्म बीजाणुधानी के 4 परत जैसे बताए भी गए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 परतें कौन कौन सी हैं? एपिडाइमिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टिपिटम। यानी टिपिटम ही एक महत्वपूर्ण लेयर है जो क्या करती है? परागकणों को पोषण प्रदान करती है। एनसीईआरटी में सूक्ष्म बीजाणुधानी की 4 परतें इसी क्रम में दी गई हैं। ये देख सकते हैं आप। परागकोश के अंदर सूक्ष्म बीजाणुधानी में सूक्ष्म के निर्माण की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। यह आप याद करते जाएंगे। यह डायग्राम अच्छे से आप पढ़ेंगे। टिपिटम। टिपिटम सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। 4 लेयर याद रखने का आसान तरीका क्या है? एपिडाइमिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टिपिटम। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आप वह टिपिटम को ही कहेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। परागकोश
इसमें लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडाइमिस। सबसे बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडाइमिस। इसी वजह से हमने 3 या 4 जगह क्या लगा रखा है? आपका डायग्राम लगा रखा है, जिससे आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके अंदर जब जाएंगे तो क्या आएंगे? एंडोथीसियम। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा? मिडिल लेयर यानी मध्य पर। उसके सबसे अंदर जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं? टिप्टम, जो क्या कहते हैं? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और इसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु धानी। इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु धानी, जिनमें परागकण पलते हैं या बनते हैं। तो पराग कोश में परागकण बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले माता कोशिका, फिर मियोसिस, फिर सूक्ष्म बीजाणु जनन, फिर परागकण, फिर परिपक्व अवस्था यानी स्फुटन की अवस्था, जब वह परागकण उससे बाहर निकलने लगते हैं। मुख्य विशेषता क्या है? पराग कोश में 4 भागों से मिलकर बना होता है। पराग कोश 4 भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक भाग को सूक्ष्म बीजाणु धानी कहते हैं, यानी प्रत्येक भाग को सूक्ष्म बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणु धानी में परागकण बनते हैं। भीतरी पोषक कोशिकाएं जिसे टिप्टम कहलाती हैं, जो अंदर की लेयर है उसे टिप्टम कहते हैं। एक परागकोश में 4 बीजाणु धानी होती हैं। 4 शैली वाला परागकोश परागकणों का घर है, यह आप याद रखते जाएंगे। त्वचा एपिडाइमिस सुरक्षा देती है। एंडोथीसियम परिपक्वता के समय फटता है। जब फटता स्फुटन की अवस्था में जब परागकण निकलते हैं तो उसमें कौन मदद करता है? आप कहेंगे एंडोथीसियम। टिप्टम परागकणों को पोषण प्रदान करती है। सूक्ष्म बीजाणु आगे चलकर यह परागकण बनते हैं। ये सूक्ष्म बीजाणु जो हैं ये आगे चलकर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सूक्ष्म बीजाणु जनन की संरचना का चित्र सहित समझाइए। 3 मार्क्स में क्या पूछा जाता है? पराग कोश की संरचना समझाइए। 2 मार्क्स में क्या समझाया जाता है? आता है पुंकेसर क्या है। तो यह क्वेश्चन भी बने हैं प्रीवियस ईयर में। फिर से एक बार पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र आप पढ़ेंगे। पराग कोश पुंकेसर का ऊपरी फूला हुआ भाग होता है, जिसमें परागकण बनते हैं। बाहरी परत को क्या कहते हैं? आप तुरंत बताएंगे एपिडाइमिस। उसके अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? एंडोथीसियम। उससे अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? मध्य परत, जो अंदर परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? हम टिप्टम कहते हैं। यह आप याद करते जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पराग कोश को 4 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को सूक्ष्म बीजाणु धानी कहते हैं। परागकण सूक्ष्म बीजाणु धानी के भीतर बनते हैं। परिपक्व होने पर परागकोश फट जाता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। यह आप याद रखते हैं। जिससे यह पूरा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। यह आप याद रखते जाएंगे। सूक्ष्म बीजाणु जनन एक बार फिर से पढ़ेंगे। परागकोश में अंदर सूक्ष्म बीजाणु धानी में सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। इसमें केंद्रक होता है, यानी दुगुणित होती है। द्विगुणित मतलब इसमें डबल होता है। सूक्ष्म बीजाणु धानी के अंदर डिप्लॉयड यानी 2n सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका स्थित होती हैं। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम द्वारा हैप्लॉयड n कोशिका में विभाजित होती है। फिर तीसरी बार क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। प्रत्येक हैप्लॉयड कोशिका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा और विभाजित होकर कुल 4 हैप्लॉयड n कोशिका बनाती है। फिर चौथे में क्या होता है? सूक्ष्म बीजाणु चतुर्वर्ग। चारों हैप्लॉयड कोशिकाएं एक साथ चतुर्वर्ग के रूप में दिखाई देती हैं। पांचवें में सूक्ष्म बीजाणु की मुक्ति या परिपक्व अवस्था। चतुर्वर्ग की कोशिकाएं अलग होकर तथा विकसित होकर परागकण सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। यह फिर से उसी की लेयर दी गई यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये देखिए, बाह्य भित्ति को एक्साइन, अंतः भित्ति, केंद्रक, अंकुर छिद्र, यह आप याद रखते जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? स्टामेन, फिलामेंट, एंथर, वैल्यूएड, 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 लेयर, टिप्टम। यह आज हमने पढ़ा, यानी
स्टेमन मतलब पुंकेसर, तंतु, परागकोश अंतर मतलब परागकोश, और सूक्ष्म बीजाणुधानी उसकी 4 लेयर। सबसे महत्वपूर्ण लेयर क्या है? टिप्टम, जो क्या करती है? परागकणों को पोषण प्रदान करती है। आज का होमवर्क क्या है? आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके हिसाब से आपका होमवर्क बनाया गया है। आज हमने जो पढ़ाया है, जैसे पुंकेसर की परिभाषा लिखिए, परागकोश का चित्र बनाइए, 4 परतों के नाम लिखिए जो दी गई थी, टिप्टम का कार्य लिखिए, एक परागकोश में कितनी सूक्ष्म बीजाणुधानियां होती हैं, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। ये होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर जरूर दिया कीजिएगा। तो आज हमने पुंकेसर के बारे में पूरा डिटेल से जाना, फूल के नर जनन अंग की संरचना कैसी होती है, लेकिन अभी तक परागकण बने नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि परागकण बनते कैसे? इसी का उत्तर हम अगले लेक्चर में जानेंगे, जहां हम सूक्ष्म बीजाणुधानी, परागकण की संरचना कैसी होती, एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर, पोलन, विर्बलिटी और पोलन बैंक को बोर्ड स्तर की गहराई से और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप यह लेक्चर 2 आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय पाल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।